स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है। तो ये तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं साथियों, ये ऐसे करके होता है, ऐसे करके ये होता है साथियों पूर्ण विराम। तो ऐसा कहां पर है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है। वह योद्धा है, तो ये तो एक वचन है। वे सभी योद्धा है, देखिए वे सभी योद्धा है यहां पर आ गया, तो ये आपका बहुवचन वाला वाक्य हो जाएगा। एक युद्ध आया, ये भी एक वचन है। वह यह योद्धा है, ये भी एक वचन है। यानी कि आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, सही वर्तनी बताइए निरामिष कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में निरामिष लिखा हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। अगला देखिए, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, मैं कहूंगा इस वाक्य में साथियों नाम धातु क्रिया है, तो नाम धातु आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी कि इन चारों शब्दों में से सही वर्तनी आपको बताना है। सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका, मैं कहूंगा जो ऑप्शन नंबर ए वाली वर्तनी है सन्यासी, ये ऐसे लिखा जाता है, बाकी इसमें कुछ ना कुछ साथियों दिक्कत है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करिए। सुख दुख में आपको बताना है कौन सा समास है। देखिए, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या साथियों अव्यय भाव समास है। देखिए, मैंने आपको बताया था अगर आपको दो शब्द दिए जाएं और दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। इसलिए सही जवाब ने कह रहे कि दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो साथियों कुंडलिया छंद बनता है। ये सवाल सैकड़ों बार आपके एग्जाम में आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। उसके बाद देखिए, वज्रपाणी में कौन सा समास, तो वज्रपाणी की अगर बात करते हैं साथियों, इसमें आपका बहुब्रीही समास हो जाएगा। क्या वज्रपाणी में साथियों बहुब्रीही समास हो जाएगा। अगला देखिए, अमृत का साथियों इनमें से कौन सा, अमृत का अर्थ इनमें से नहीं है। तो अमृत के कौन कौन से अर्थ हैं। देखिए, अमृत को जल कहते हैं, अमृत को साथियों अगर बात करते हैं क्या स्वर्ण भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं, लेकिन मोती नहीं कहते, नहीं कहते, तो यही आपका जवाब होगा। अगला देखिए, कह रहे कि कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए, तो रूस ने यूक्रेन पर बम गिराया होगा, रूस ने यूक्रेन पर बम गिराया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है। रूस ने यूक्रेन पर गिराया है, इसमें संदिग्ध नहीं है साथियों, संदिग्ध नहीं है। ये बम गिराया था, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला वाक्य जो है ये आपका संदिग्ध वाक्य है और संदिग्ध भूतकाल वाला वाक्य है। अगला देखिए, कह रहे कि हिंदी का प्रचलित रूप साथियों इनमें से कौन सा है। ये भी सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है, पूछे तो खड़ी बोली जो है ना, ये वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कहूंगा आलस्य भाववाचक संज्ञा है, उसके अलावा समृद्धि भी भाववाचक संज्ञा है, सज्जन भाववाचक संज्ञा नहीं है, और लघुता भी भाववाचक संज्ञा है। जवानी हो गई भाववाचक, बुढ़ापा हो गया, मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, दुश्मनी हो गई, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कह रहे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मैं कहूंगा सौभाग्य पुल्लिंग है, काव्य पुल्लिंग है, सुंदरता ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है। तो जो भा है ना साथियों, भा ये आपका अमानक वर्ण का ही विकल्प है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, अंबुज और अम्बुद, यानी कि दो शब्द यहां पर आपको दे रखे हैं और दोनों का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर साथियों क्या आ रहा है, अंबुद, अंबुद में अंत में क्या आ रहा है साथियों, दा आ रहा है। तो यहां पर भी साथियों दा आ रहा है। बादल ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे है ना, तो ये तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंबुज की, अंबुज का मतलब क्या होता है, अंबुज का मतलब होता है साथियों कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, उज्जवल में कौन सी संधि है, ये आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो यहां पर कौन सी संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, उत्धनज्वल हो जाएगा, तो व्यंजन संधि यहां पर साथियों हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। भ्रमर का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या भ्रमर का पर्यायवाची सहचर होता है, मधुकर होता है, पंचचर होता है, निशाकर होता है। मैं कहूंगा साथियों मधुकर होता है भ्रमर शब्द का पर्यायवाची, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कहने के कलम का सिपाही ये किसकी रचना है, मुझे बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है साथियों और कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। 2018 से साथियों किसी न किसी शिफ्ट में यह रचना पूछी जा रही है, मुझे इतना याद है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की रचना है साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अनंत किसका पर्यायवाची है, अनंत। तो अनंत की अगर हम बात करते हैं, अनंत किसका पर्यायवाची, ये आप लोग फटाफट हानि, एक तो शब्द यहां पर निकलेगा साथियों सावधान, और फिर आ जाएगा बड़ी ई, तो यहां पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे भाई साहब, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, आकर्षण का विलोम क्या होगा साथियों, मुझे बता दीजिए। देखिए, आकर्षण के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो विकर्षण होता है साथियों, आकर्षण का विलोम क्या, विकर्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द उदाहरण है, यानी कि विशेषण शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। तो समाज है विशेषण शब्द, भारत क्या विशेषण है, भारतीय विशेषण है, धन विशेषण है। देखिए, भारतीय आपका एक विशेषण शब्द हो जाएगा। अगर आदमी यहां पर लगा, जैसे भारतीय आदमी, तो इस आदमी की विशेषता बता रहा है भारतीय शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक विशेषण शब्द हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि जो सबके उपयोग के लिए हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा, उसको सॉरी सार्वजनिक कहा जाएगा,
सर्वज्ञ कहा जाएगा, सर्वव्यापी या सीमातीत कहा जाएगा। तो उसको साथियों सार्वजनिक कहा जाता है, जो सबके उपयोग के लिए होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ए होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आविर्भाव का विलोम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, कई बार आ चुका है सवाल, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। आविर्भाव का विलोम साथियों तिरोभाव होता है। तिरोभाव आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? क्या चौड़ा संख्या को दर्शाता है? मैं कहूंगा नहीं। दर्जन, 10 मीटर कपड़ा, है ना, या साथियों 10 मीटर कपड़ा या ताजगी? क्या आपके सवाल का जवाब होगा, मुझे बताइए। चलिए, दर्जन आम अगर हम कहें, क्या अगर हम कहें दर्जन आम, तो आम की विशेषता बता रही है दर्जन शब्द, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कपड़ा भी आ गया है ना। 10 मीटर सिर्फ होता तो ये होता, तो कपड़ा ही आ गया। तो मैं कहूंगा सबसे उपयुक्त जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि दो, मान लीजिए 2 दर्जन आम, तो 2 दर्जन क्या हो गया, ये आपका एक विशेषण हो गया। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के हाथ पांव फूलना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना या गुस्सा होना? तो मैं कहूंगा साथियों भय से घबराने को ही कहा जाता है हाथ पांव फूलना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम आपको बताना है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते का आपको तत्सम बताना है। पत्ते का तत्सम पता क्या होता है साथियों? पत्र होता है। तो पत्र आपके सवाल का जवाब होगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्या इस वाक्य में साथियों कारण है ना? इसमें क्या है ये साथियों? वो स्वरूप बोधक हो जाएगा, स्वरूप बोधक अव्यय हो जाएगा। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। और बढ़िया सवाल है साथियों, आता है तो बहुत सारे बच्चे सवाल को नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आप साथियों कर लोगे। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इसमें कौन सा रस है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितनी कैसे, देखिए श्रृंगार वाली इसमें कोई बात नहीं है, वीर वाली भी इसमें कोई बात नहीं है, माँ और बच्चे की भी इसमें कोई बात नहीं है। कहने कि जब मैं था जब तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी कि इसमें तो सातु शांत रस है। तो शांत रस ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि सातु किसमें है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मुझे पता है कि वह आज यहाँ, आज वह यहाँ आएगा, इसमें सर्वनाम बिल्कुल सही है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, इसमें बिल्कुल सही है। वहां तो बिल्कुल पत्थर बन गया, इसमें भी बिल्कुल सही है। तुम तेरा घर स्वयं खुद, देखिए तेरा मेरा अगर है, तेरा वेरा करके है तो वो गलत माना जाता है सर्वनाम। यानी कि गलत जो होगा, अशुद्ध जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में मैं कहूंगा साथियों क्या संयोग श्रृंगार रस नहीं है, बल्कि इसमें वियोग श्रृंगार रस है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो जाए तो संयोग श्रृंगार रस होगा, लेकिन जब मिलन ना हो पाए तो वियोग श्रृंगार रस होगा। माँ बच्ची का प्यार हो तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। पंक्ति से पढ़कर आपको पता चल जाएगा अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, कई सारे लोग का आंसर आ रहा है, छोटी कुमारी का, अजय का, शिवानी का, मुस्कान गौतम का, रूपाली का, है ना, अंजलि का, ओए फौजी का, चलिए अंकिता का, है ना, मनीष का, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समान अधिकरण शब्द के मध्य में साथियों इस चिन्ह का प्रयोग होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए जाति शब्द का अगर आप बहुवचन बताएंगे तो क्या बताएंगे? देखिए जातियों ऐसे करके बताएंगे नहीं, इस प्रकार से बताएंगे नहीं साथियों, जातियां ऐसे करके बताएंगे। तो ये आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य साथियों क्या हो सकता है? राघव अपने मामे के साथ, मामे मानी के साथ घूमने गए तो गलत है। रमेश आगरे गया, आगरे गलत है। सीता पटने, ये भी गलत है। अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, तो ये तो सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी किसी ना किसी में साथियों कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगले नंबर का सवाल साथियों, बस हिंदी आपकी कंप्लीट होने वाली है। कह रहे कि निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? पूर्वकालिक क्रिया के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। वह भोजन करके नहाया, है ना, भोजन करके नहाया, ठीक है। मैं चल सकता हूँ, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा। मैं कहूंगा वह भोजन करके नहाया, तो इसमें साथियों पूर्वकालिक क्रिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब है। कह रहे कि इंडिया विंस फ्रीडम ये आत्मकथा है, तो मैं कहूंगा ये अबुल कलाम आजाद जी की आत्मकथा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो साथियों आरबीआई के पास है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर की अगर बात करते हैं साथियों, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि रेल बजट को आम बजट में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन प्रस्तुत करते हैं साथियों? तो जो वित्त मंत्री होते
होते हैं साथियों वो प्रस्तुत करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात उत्तर प्रदेश में है। अपने आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बांग्लादेश की मुद्रा के, ये तो आसान सा सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग मुझे फटाफट बताइए कि आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या टका है, कांजा है, बेहत है या येन है? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लंदन में, रोम में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में। तो वॉशिंगटन डीसी में साथों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। कह रहे कि फेसबुक मूल का एक ऑनलाइन सोशल मीडिया, ये जो है ना साथियों, फेसबुक की अगर बात करें तो ये अमेरिकी मूल का है, अमेरिकी मूल का एक ऑनलाइन सोशल मीडिया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि उत्तर कोरिया की मुद्रा के बारे में बताइए साथियों। उत्तर कोरिया की मुद्रा पता क्या है साथियों? वॉन है। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन है। वॉन आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, कह रहे कि साथियों कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं? मुख्य न्यायाधीश निभाते हैं? नहीं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक? नहीं। महान्यायवादी? नहीं साथियों। मंत्रिमंडल सचिव की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल सचिव ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत के किस शरीर के किस भाग में? तो मैं कह सकता हूं कलाई में। शरीर में जो कलाई है, कलाई में ही त्रिज्या अस्थि स्थित होती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस मैं कहूंगा 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था खिलाफत दिवस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, एफटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए साथियों एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा, एफटीपी की फुल फॉर्म नहीं साथियों, एफटीपी क्या एक यूजनेट समाचार समूह है। इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है ना। मेरे हिसाब से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि को कहा जाता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर आपका अगर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का परावर्तन या विवर्तन। मैं कहूंगा परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, यानी कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? तो साइमन ने दिया था, रॉलेट ने दिया था, डायर ने दिया था, जनरल डायर ने दिया था साथियों। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि गेट्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि GATS की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस अनाउंसमेंट ऑन ट्रेड इन शिप्स है, नहीं। सर्विसेज होना चाहिए। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, बिल्कुल साथियों गेट्स की फुल फॉर्म हो जाएगी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज हो जाएगी। आंसर आपका भी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है तो आपको मालूम होना चाहिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। सही जवाब आपका सी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करते हैं तो सुकुमार सेन आपके सवाल का जवाब होगा, क्योंकि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन ही है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो वारली चित्रकला है ना, ये कहाँ की लोक चित्रकला है? तो ये महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है ना। वारली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र आपके सवाल का जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है? तो तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसर को जाना जाता है, लोसर त्योहार को। तो लोसर आपके सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटाग्रस्त है? तो अगर हम एशियाई हाथियों की बात करते हैं तो ये प्रजाति अभी संकटाग्रस्त है साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे, पहले अभी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक साथियों कौन बनी है? तो कौन बनी है? मैं कहूंगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इनका नाम है, और ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि कि कब बनाई जाती है? तो 4 जुलाई को मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि साथियों 4 जुलाई को मनाई जाती है। 4 जुलाई आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला मैं कहूंगा तन्वी शाह है। तो तन्वी शाह आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद अच्छा ये तो रिपीट हो गया साथियों। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि जांकवा अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन कहां पर, मतलब किस देश के जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है? तो मैं कहूंगा नेपाल आपके सवाल का जवाब होगा। क्यों नेपाल आपके सवाल का जवाब होगा? यहां पर एक खाली जगह है, यानी कि जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन नेपाल देश में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथों आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक हैं?
तो हरिशेण इनका नाम है और हरिशेण ही साथियों बृहत कथा कोश के लेखक है। आंसर आपका सी होगा। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो आपका जवाब साथियों 3 हो जाएगा। संविधान में सरकार के 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम बलवन का मकबरा था। यानी कि यह भारत का प्रथम मकबरा है, बलवन का मकबरा, जो शुद्ध इस्लामी शैली में है ना बनाया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। मैं तो कहूंगा साथियों रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं, इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो बंगाल है ना, बंगाल में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आंसर आपका सी होगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? तो कहां पर साथियों? हैदराबाद में। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए, हाल ही में पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये कोलंबो में आयोजित किया गया है। कोलंबो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, है ना। किस देश ने आईवीएफ तकनीक से दुनिया का पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक तैयार किया है? क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे साथियों बता देना। तो ऑस्ट्रेलिया आपका जवाब होगा। तो ऑस्ट्रेलिया देश ने आईवीएफ तकनीक से दुनिया का पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक तैयार किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। विमोचित पुस्तक संघातील मानवीय व्यवस्थापन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है ये बात आपसे पूछी जा रही है। आपको ध्यान रखना है साथियों, नितिन गडकरी साहब इसके लेखक हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी किस शहर में बनाई जा रही है? तो अयोध्या शहर में बनाई जा रही है। अयोध्या आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन पटनायक जी, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सुदर्शन पटनायक जी को बनाया गया है। यानी कि मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है कौन सा देश? मैं कहूंगा अर्जेंटीना देश अलग हो गया है। अर्जेंटीना आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल। आज मंगलवार है, 86 दिन पहले कौन सा दिन था? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। अच्छा, पूछा आपसे ये भी जा सकता है कि आज मंगलवार है, 86 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बाद भी यहाँ पर आ सकता है और पहले भी यहाँ पर आ सकता है। तो कैसे आप साथियों इस सवाल को करेंगे? देखिए, पहले मैं इसको बताता हूँ। पहले वाला अगर आ जाए, 86 दिन पहले कौन सा दिन था? तो सबसे पहले 86 की भाग आपको 7 से ही करना है, हमेशा 7 से ही करना है ना। कोई भी नंबर कितने भी दिन यहाँ पर आए तो देखिए 7 एकम 7 बचा 1, 16 हो गया, 7 दूना आपका 14 हो गया। तो ये 16 है, आया 14, बचा कितना? 2, यानी कि जो शेष नंबर आया साथियों वो 2 आया। तो आप क्या करेंगे साथियों, पहले आया है तो आप 2 को घटाओगे, किसमें से? 2 को इसमें से घटाओगे। तो मंगलवार में से 2 को घटाओगे, 1 घटाओगे मंगलवार में से तो सोमवार आएगा, एक और घटाओगे तो रविवार आ जाएगा। यानी कि अगर आज मंगलवार है तो 86 दिन पहले रविवार होगा। लेकिन अगर सवाल कहने की दी गई श्रृंखला का मतलब ये एक नंबर सीरीज का सवाल है। इस सवाल को देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। 901 है, 901 हो गया। उसके बाद 888 है, उसके बाद 902 है, उसके बाद साथियों 887 है ना, और फिर 903 है, 903 है और 886 यहाँ पर है। 886 के बाद साथियों ये क्या आ गया है? ये कुछ नहीं है ना। फिर आपका 904 है। तो अगला नंबर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा 901 से 902, 902 से 903, 903 से 904 आ गया। उसी प्रकार 888 से घटा तो 87 हुआ, फिर 886 हुआ, तो आप क्या आ जाएगा? 885 आ जाएगा। 885 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। सिंपल सा लॉजिक था, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट नंबर का अब हम लोग सवाल देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि पेंसिल, शार्पनर और लेड का वेन आरेख जो बन सकता है वो कौन सा साथियों बन सकता है? देखिए, पेंसिल एक अलग चीज है ना, शार्पनर एक अलग चीज है। लेकिन जब हम यहाँ पर साथियों एक बात करते हैं, पेंसिल और शार्पनर का कुछ संबंध बनता है। अब क्या संबंध बनता है साथियों? है ना, ये जो लेड है ना, लेड से ही पेंसिल बनाई जाती है। तो ये पेंसिल हो जाएगी, ये लेड हो जाएगी और ये शार्पनर हो जाएगी। तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा और ऐसा आरेख साथियों ऑप्शन नंबर डी वाले में बना हुआ है। तो डी निम्नलिखित विकल्पों में से उस पासे का चयन करिए जो दी गई शीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये खुला पासा है, ये चारों बंद पासे हैं। अगर इस खुले पासे को हम बंद करते हैं तो कौन सा वाला पासा नहीं बनाया जा सकता? देखिए, ये एक्स है, एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा? एक्स का विपरीत सी हो जाएगा। डी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी का विपरीत साथियों जी हो जाएगा और जी का विपरीत डी हो जाएगा। बचा ए का विपरीत साथियों यहाँ पर एफ हो जाएगा। यानी कि अगर पासे में कहीं पर एक्स दिख रहा होगा तो सी नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है तो वो पासा नहीं बन सकता। जैसे कि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ कहीं सी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर ए है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, ए है एफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। जी है तो डी नहीं दिखना चाहिए, डी। यानी कि ये वाला पासा बन सकता है इसकी मदद से। इसको देखिए, ए है तो ए है एफ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। डी है तो जी नहीं दिखना चाहिए, एक्स है तो सी नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ये भी बन सकता है। इसको देखिए, डी है तो डी की अगर बात करते हैं साथियों,
जी नहीं दिखना चाहिए, ठीक नहीं दिख रहा है। सी है तो एक्स नहीं दिखना चाहिए, एफ है तो ए नहीं दिखना चाहिए, ये भी बन सकता है। इसकी अगर बात करते हैं ए है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ए है तो एफ दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा नहीं बन सकता है। तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। समझ गए? है कि 64 को जैसे 16 लिखा गया है, 169 को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, और उसी प्रकार से 256 को यहाँ पर 32 लिखा गया। जिन 16 और 64 मुझे यहाँ पर कुछ लग रहा है, जैसे कि ये अगर बात करते तो ये 4 का स्क्वायर लग रहा है ना, और ये 4 का क्यूब लग रहा है। लेकिन ये स्क्वायर नहीं लग रहा है किसी का, ये तो लग रहा है 16 का, लेकिन ये नहीं लग रहा है, तो ये लॉजिक शायद हमारा नहीं लगेगा, ये लॉजिक साथ तो हमारा फेल हो जाएगा। दूसरे तरीके की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे कि ये अगर 8 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, है ना, 8 का स्क्वायर 8 टू 64, इसको अगर हम 8 की गुणा 2 से कर दे, 8 दूना 16, है ना। अब इसकी अगर बात करते हैं साथियों, जैसे कि ये 16 का स्क्वायर है, और इसको साथियों फिर हम 16 गुणा 2 लिख देते हैं, देखिए यही आएगा। और ये 13 का स्क्वायर है, और फिर इसकी जगह पर क्या आएगा, 13 गुणा 2 आएगा, यानी कि 26 आ जाएगा यहाँ पर। अगर ऑप्शन में 26 है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है, और बिल्कुल ऑप्शन में 26 है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 आंसर होगा, 24 नहीं होगा साथियों। इसको देखिए, एक नंबर सीरीज का सवाल है, 24 है, 12 है, उसके बाद 36 आ गया है, और फिर 18 आ गया है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 27 ही आना चाहिए। क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है, आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, मुझे लग रहा है कि भैया 24 से यहाँ पर क्या हुआ है, 12 हुआ है, तो ये तो आधा हो गया, मतलब भाग 2 से की गई होगी, है ना। और 12 से सातों ये जो हुआ है, फिर इसकी गुणा 3 से की गई होगी, फिर ये आधा हो गया, 36 का आधा 18 होता है, तो फिर सातों इसकी गुणा 3 से मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए, 18 3 54 होता है। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। अगर हम सातों इसकी भाग 2 से करें 54 की, तो 54 की भाग 2 से करोगे तो 27 ही आएगा, यानी कि अब हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि 54 ही हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल को देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। इसको बड़ा कर दूं, क्या करूं? देखिए, इसको बड़ा कर दिया मैंने, ये लीजिए, इसको भी कर देता हूं। देखिए, आपको कुल मिला के क्या बताना है, आपको ही बताना है। जैसे कि ये एक आकृति है, ये दर्पण रखा हुआ है, दर्पण में जब आप ये आकृति देखोगे तो आपको ये आकृति किस टाइप की दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, या ऐसी दिखेगी। बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, ये इसको एरो इधर पश्चिम की तरफ गया है, तो मैं कहूंगा इसका एरो पूरब की तरफ हो जाएगा, लेकिन इसमें पूरब की तरफ नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसमें भी पूरब की तरफ नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब देखिए, ये जो गोला है ये डार्क है, ये भरा हुआ है, लेकिन इसमें खाली है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा आपका आंसर ए, तो ए आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि प्लस को माइनस तथा 14 और 6 का एक दूसरे से स्थानांतरण कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। चलिए देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए को लिखें, जैसे कि प्लस जहां पर लिखा है वहां पर माइनस लिख देना, जहां माइनस लिखा है वहां पर प्लस लिख देना, और 14 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 14 रख देना। तो ये 6 है तो 14 आ जाएगा, है ना, 14 है तो 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 18 का 18 आ जाएगा, बराबर 20 आ जाएगा। अब चिन्हों को देख लीजिए, प्लस की जगह पर माइनस आएगा, गुणा का गुणा आएगा, माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा। यानी कि अगर इसको पूरे को कैलकुलेट करके 20 आ गया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 20 नहीं आया तो फिर हम ऑप्शन को चेंज करेंगे। देखिए, 6 दूना 12, ठीक है ना, 12 हो जाएगा, 14 माइनस 12 प्लस आपका 18 बराबर 20 आना चाहिए सर। तो 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, 18 बराबर 20, यानी कि 2 प्लस 18 20 बराबर 20 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले को चेक किया और यही आपके सवाल का जवाब हो गया। चलिए, अगर हम 946 से 721 करें तो घट रहा है, कितना घट रहा है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, ये 225 आ गया है। अगर हम 721 से 552 पर जाएं तो देखिए, 1 में से 2 जा नहीं सकता तो इधर से 1 लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। अब ये 1 हो गया, है ना, 1 हो गया। अब फिर से 1 ले लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा, 7 तो 6 बचेगा। अब ये हो गया 6, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा तो 169 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर तो 49 आ जाएगा। तो अब इन तीनों नंबर को देखकर आपको कुछ लग नहीं रहा, आपको ये नहीं लग रहा कि ये 7 का स्क्वायर है, आपको ये नहीं लग रहा कि ये 13 का स्क्वायर है, आपको नहीं लग रहा है कि ये 15 का स्क्वायर है। तो 15 से 13 हुआ, मतलब 2 घटाया गया। तो अगर हम यहाँ पर भी 2 घटा दें और यहाँ पर सातों लिख दें क्या, 11, 11 का स्क्वायर लिख दें, और 11 का स्क्वायर होता है सातों 121, यानी कि 946 में 225 घटाए तो 721 है, 721 में 169 घटाया 552 है, 552 में अगर 121 घटा देते हैं तो शायद ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। 552 में 121 घटा देते हैं तो सातों कितना आ जाएगा, तो 431 आ जाएगा। 431 देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले में, यानी कि यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए। ये आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। कुछ नहीं करना है ऐसा, तो इसमें आपको करना ये है कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा ऐसे चौकोर, आपने इसको यहां से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर ले गए। अब आपके पास कागज का टुकड़ा एक ऐसा आ गया, आपने फिर से इसको बीच से यहां से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर ले गए। अब आपके पास एक ऐसा चौकोर टुकड़ा है, आपने एक कट लगाया ट्रायंगल टाइप का यहाँ पर और एक कट लगाया ट्रायंगल टाइप का यहाँ पर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए
है ना, कैसा दिखाई देगा ये आप लोग यहाँ पर मुझे साथियों बता दीजिए। देखिए मेरे हिसाब से जैसे कि एक ये यहाँ पर है ना, तो वो चीज यहाँ पर भी होगी, है ना, होगी ना, बिल्कुल होगी साथियों। यानी कि एक ट्रायंगल करके यहाँ पर बन जाएगा और एक ट्रायंगल करके साथियों जो होगा वो यहाँ पर भी बन जाएगा और एक ट्रायंगल करके साथियों आपका यहाँ पर भी बन जाएगा, है ना। नोके देखिए केंद्र की तरफ जा रही हैं सबकी नोके। और फिर अगर आप इसको करेंगे तो मेरे हिसाब से साथियों एक ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा और एक ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर बन जाएगा और एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में लग रहा है? मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी वाले में लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा ये आपके इस सवाल का साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। बढ़िया सवाल है और अच्छा कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका ये सवाल है। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है भैया, 7 व्यक्ति हैं। EFGHKLM उत्तर की ओर अभिमुख होकर साथियों बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर बैठे। जरूरी नहीं साथियों इसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं साथियों इसी क्रम में बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों यहाँ पर 7 बना लेते हैं। यानी परंतु जरूरी नहीं वो इसी क्रम में बैठे। ई के बाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा, यानी कि ई सबसे बाईं ओर बैठा होगा। ई और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 यानी कि ई और जी यहाँ पर बैठेगा, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद कहने के एफ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, एफ के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे यानी कि 1 2 3, तो एफ जाहिर सी बात है साथियों यहाँ पर बैठा होगा। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे एम के बाईं ओर एल बैठा हुआ है। अब देखिए एम और एल आपस में एक जगह पर बैठेंगे और सिर्फ हमें 2 जगहें यहीं पर दिख रही हैं और कहीं नहीं दिख रही हैं। तो एम के बाईं ओर कौन बैठा है? एम के बाईं ओर साथियों एल बैठा है, तो ये भी बैठा दिया हमने। बचा कौन साथियों? 2 लोग बचे हैं। के का एफ, अच्छा क्या करें, के एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के जो है ना एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि के यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो जाहिर सी बात है के यहाँ पर बैठेगा। पंक्ति के दाहिनी छोर पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के दाहिनी छोर पर कौन बैठा हुआ है? मैं कहूंगा के बैठा हुआ है। तो के आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे विषम संख्या कौन सी है? 732 है, 543 है, 651 है या 452 है? सबसे अलग आपको यहाँ पर साथियों बताना है। देखिए अगर हम साथियों देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इनको जोड़ें तो कुछ समान मिले, जैसे 3 2 5 और 7 12 हो गया, 4 और 3 7 और 5 फिर से 12 हो गया, 5 और 6 यानी कि ये भी आपका 12 हो गया, 5 2 7 है ना, 5 2 7 8 9 10 11, लेकिन ये 11 हुआ। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा और यही आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये टोटल इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, इस पंक्ति में 42 लोग बैठे हुए हैं और स्वाति की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए स्वाति यहाँ पर नीचे से 19वें स्थान पर है। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, यानी कि 6 स्थान नीचे होगा, तो पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान क्या होगा? सबसे पहले एक बात आप ये यहाँ पर निकाल कर देखिए क्या कि टोटल लोग अगर 42 हैं, नीचे से स्वाति साथियों 19वीं है, तो ऊपर से स्वाति का स्थान क्या होगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 42 टोटल छात्र, उसमें से 19 को हम घटाएंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो इसमें हमें स्वाति का स्थान पता चल जाएगा ऊपर से। तो कितना हो जाएगा? ये आपका 3 आ जाएगा, है ना, ये आपका 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों? 2 आ जाएगा और प्लस 1 आपका 24 हो जाएगा। यानी कि स्वाति का जो ऊपर से स्थान होगा वो 24वां हो जाएगा। तो अब देखिए साथियों स्वाति से 6 स्थान नीचे है पुरुषोत्तम, तो साथियों स्वाति से 6 स्थान नीचे है पुरुषोत्तम, तो मैं कहूंगा साथियों इसमें जब हम 6 जोड़ेंगे, 6 स्थान नीचे है तो 30 बन जाएगा। यानी कि पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान क्या होगा साथियों? 30 हो जाएगा और 30 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए साथियों? अच्छा लगा ये सवाल? बढ़िया लगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि अमित ने एक पियानो खरीदा है और उसे 5% के लाभ पर गोपाल को बेच दिया है। अब अगर 5% के लाभ पर बेची गई है कोई चीज तो 105% में बेची गई है, ठीक है भैया। तो इसको एक एक चीज को साथों हम लोग समझ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं और बिल्कुल शुरुआती तरीके से साथों यहाँ पर समझ लेते हैं आपसे क्या क्या कहा जा रहा है ना। तो कहने के गोपाल ने इसे 25% की हानि पर अक्षय को बेच दिया। यदि अक्षय ने 1890 का भुगतान किया तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि अमित ने इसको कितने रुपए का खरीदा था? मान लीजिए अमित ने इसको 100 रुपए का खरीदा था और अमित ने खरीदा तो उसको, लेकिन उसको 5% के लाभ पर बेचा, तो अमित ने 105% पर उसको बेचा होगा, गोपाल को बेचा, और गोपाल ने इसे 25% की हानि पर बेचा, यानी कि 75% में बेचा, तो ये जाकर 1890 रुपए का बिका। तो क्रय मूल्य बताइए, यानी कि आपसे कुल मिला के यहाँ पर एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो एक्स का मान आप लोग यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। 75, 25 तियां और 25 चौक हो जाएगा, है ना। 5 दूना 5 एकम, 5 दूना 0 यहाँ पर आ गया। अब देखिए x बराबर आपका 1890 आ गया। नीचे वाली जो नंबर है वो इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, यानी कि 20 गुणा 4 हो जाएगी और नीचे आपका क्या आ जाएगा? 21 गुणा 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। देखिए 3 से अगर कट करे 3 छंग 18, 3 तियां 9, 0 आ गया, ये पूरा पूरा कट हो गया, है ना। 7 से अगर कट करे 7 तियां 21,
और 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, और 20 गुणा 4 जैसा वैसे ही आ जाएगा। 3 से कट करेंगे 30 आ जाएगा। अब इनको गुणा कराना है ना। ये आपका 80 हो जाएगा, 80 गुणा 30 कितना हो जाएगा आपका 2400 हो जाएगा। यानी कि पियानो का जो मूल्य था साथियों, क्रय मूल्य था वो 2400 था। और 2400 कहाँ पर है, 2400 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो मैं कहूँगा कि आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों, अगले नंबर का सवाल है। क्या आपसे कहा जा रहा है, देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। यानी कि निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिनों में पूरा किया। यानी कि कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है, निर्मल ने इसको 45 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है भैया, पूरा कर दिया होगा। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है तो अमित को इसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है। देखिए बहुत आसान सी चीज़ है। एक चीज़ आपको साथियों, अगर ये अंदर की चीज़ आप समझ गए तो फिर पूरा खेल, पूरा सवाल इसी पर डिपेंड है। 2 लोग हैं यहाँ पर, अमित हैं और निर्मल है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है। 25% अधिक, तो अगर निर्मल की क्षमता 100 है तो अमित की क्षमता 125 होगी, तभी तो 25% अधिक हो पाएगा। अगर इसको हम कट करते हैं तो 25 पंजे और 25 चौक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्षमता, ये क्षमता का अनुपात हमने निकाला ऐसा, तो क्षमता का अगर निर्मल 4 काम करता है तो अमित 5 काम करेगा। और यहाँ पर एक बात कही गई कि निर्मल एक प्रोजेक्ट को 45 दिन में पूरा करता है। यानी कि निर्मल एक दिन में 4 काम करता है और 45 दिनों तक अगर कोई काम करता रहता है तो वो उसका काम पूरा हो जाता है। तो ये देखिए कि आखिर काम है कितना। तो 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 चौक 16, 17 18, यानी कि टोटल काम है ये 180 क्या निकला, ये टोटल आपका काम निकला। लेकिन कहने कि अगर इस पूरे 180 काम को अमित, इसी काम को 180 काम को पूरा कितने दिन में करेगा। अमित एक दिन में 5 काम करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा, 5 तियां 15, 5 छंग 30, यानी कि उसको 36 दिन लगेंगे। तो 36 दिन साथियों कहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखे हुए हैं। तो ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगले नंबर के सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल को क्या आपका जवाब होगा, बताइए भाई। चलिए साथियों देखिए, यानी कि 6 दोस्त हैं, इनकी औसत आयु 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का 150 समूह, क्या लिखा हुआ है साथियों, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला लड़का समूह छोड़ जाता है ना। एक लड़का, ये 150 कुछ नहीं है, वो लड़का समूह को छोड़ जाता है। समूह की नई औसत ऊंचाई साथियों आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि वो कितनी होगी। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, 6 दोस्त हैं, 6 लोग हैं, 6 दोस्त हैं, इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 144 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन 6 दोस्तों की कुल मिला के ऊंचाई कितनी होगी, तो 6 की गुणा 144 से करानी होगी आपको। तो 6 चौक आपका 24 होगा, 6 चौक 24, 25 26 होगा, 6 कम 6 7 और 8, यानी कि कुल मिला के इनकी ऊंचाई जो होगी वो 864 हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, 864 तो है, लेकिन इसमें से एक लड़का, 6 दोस्तों में से एक लड़का जिसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है वो निकल जाता है, वो चला जाता है। तो अब आप ये देखिए कि अब 6 दोस्त तो चले गए, अब 5 लोग बचे है ना। 5 लोगों की कुल मिला के ऊंचाई का योगफल कितना निकलेगा। देखिए 4 में से 0 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 7, यानी कि 714 जो है ये 5 लोगों की ऊंचाई का क्या है, योगफल है। तो समूह की नई औसत ऊंचाई करिए, इनको भाग करके ऊंचाई निकल जाएगी साथियों। 5 एकम 5 हो गया, 2 जाएगा, 5 चौक 20 हो गया, 1 जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 5 अट्ठे आपका 40, 142.8 सेंटीमीटर ये समूह की नई औसत ऊंचाई निकलेगी, 5 लड़कों की निकलेगी। तो ये आपका जवाब होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।